हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने एक नई केस स्टडी फिर से लेके आए हैं जिसका नाम है जी इन्वेस्को फियास्को। और ये केस स्टडी जैसा कि आपको पता है पिछले 3-4 हफ्तों से काफ़ी चर्चा में रही है। तो आज इस टॉक टू स्टोरीज प्रेजेंटेशन में हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये चक्कर क्या है, क्या ये इश्यूज है, आखिर इतने टाइम से चल रहे इस लंबे रिलेशनशिप में जी और इन्वेस्को के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो गई जिसकी वजह से आज ये बड़ा इशू क्रिएट हुआ है। बढ़ते हैं आगे। तो जी के बारे में पहले जान लेते हैं। जी जैसा कि आप जानते हैं एक हाउस होल्ड नेम है। 30 साल से ज़्यादा के करीब इसका बिजनेस चला है, बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर है। अगर हम इसके बिजनेस को सेग्रीगेट करें तो मोटे तौर पे ये 3-4 चीज़ों में इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक है डोमेस्टिक ब्रॉडकास्ट बिजनेस जो कि आपके जी के चैनल्स हैं। एक है डिजिटल बिजनेस जिसमें इसका Z5 इंडिया, Z5 इंटरनेशनल है। मूवीज का बिजनेस जो कि इनका जी स्टूडियो प्रोडक्शंस है। और लाइव इवेंट्स यानी जो लाइव शोज ये टेलीकास्ट करते हैं। तो ऑल ओवर जी एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर है। और इसके जो फाउंडर है सुभाष चंद्र गर्ग जी, उन्हीं के बेटे मिस्टर पुनीत गोयनका आज की डेट में इस पूरे एम्पायर को हेड कर रहे हैं एज सीईओ। इसी के आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें इन्वेस्को को, क्योंकि इन्वेस्को भी एक बहुत बहुत बड़ा ही एसेट मैनेजमेंट फंड है। अगर हम इसकी बात करें तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो कि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। और उस 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स में से करीब 5 बिलियन डॉलर्स उसमें इन्वेस्ट इंडिया में कर रखा है। और उसकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट अभी से नहीं है, काफी 10 to 20 ईयर्स से है। और मोर इम्पोर्टेंटली इन्वेस्को के खुद के म्यूचुअल फंड्स है जो इंडिया में चल रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इन्वेस्को एक बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट फंड है। इसके स्टॉक्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, 25 कंट्रीज में ऑपरेट करता है और इसके हेडक्वार्टर्स अटलांटा में है। अगर इन्वेस्को और जी का रिलेशनशिप देखें तो इन्वेस्को ने 2004 में और 2018 में जी में इन्वेस्टमेंट्स करी थी। 2004 में जब जी का स्टॉक बहुत नीचे गिर गया था केतन पारेख स्कैम के वक्त, तब इन्वेस्को ने जी में इन्वेस्टमेंट्स करी थी। उस बार 2018 में जब प्लेजिंग जी की बहुत हाई हो गई थी तो उस वक्त भी इन्वेस्को सेव करने के लिए आया था और जी में पैसा लगाया था। तो एक तरह से इन्वेस्को जी का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है। और इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड्स जो कि इन्वेस्को ही चलाता है, उसका अलॉन्ग विद OFI ग्लोबल चैनल फंड LLC का कंबाइंड शेयर होल्डिंग इनकी 18% है। आगे और समझते हैं, ये जानते हैं कि आखिर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग टोटल अगर हम देखें बड़े प्लेयर्स की शेयर होल्डिंग कितनी है। तो जो 57% है और टोटल शेयर होल्डिंग की वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैसे, जैसे कि इन्वेस्को है, OFI चाइना है, वैनगार्ड है। नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी देखेंगे क्या डिफरेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने जी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने जी में शेयर होल्डिंग अपनी ले रखी है। अगर हम बात करें कि प्रोमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग क्या है, तो प्रोमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग एक वक्त मार्च 2017 में 43% थी। 43% जो कि बहुत बहुत बड़ा नंबर है। बट मार्च 18 में गिर के 42%, मार्च 19 में 38% और फिर एकदम से 5% और आज की डेट में 4% ही ये शेयर होल्डिंग रह गई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग जो कि एक वक्त 43% थी वो गिर के सीधा 5% पे कैसे आ गई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है प्लेजिंग, जिसको हम आगे समझेंगे कि प्लेजिंग क्या है और जी में कैसे ये प्लेजिंग हुई और उसका आउटकम क्या निकला। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो 7.74% का खुद का इन्वेस्को का है। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी फंड है, ICICI है, कोटक है, अमानसा कैपिटल है, वैनगार्ड एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता ग्रुप है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ग्रुप ट्रस्ट की इन्वेस्टमेंट्स है। तो काफी सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है
बट इंटरेस्टिंग बात यही है कि अभी सिर्फ जो इश्यूज रेस करे गए हैं वो इन्वेस्को की तरफ से ही रेस करे गए हैं। और ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि इन्वेस्को इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर अमंग ऑल दीज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, यानी सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग इन्वेस्को की ही है। और इन्वेस्को का रिलेशनशिप भी इस कंपनी के साथ काफी टाइम से है और इन्वेस्को इस कंपनी में वैल्यू भी देखता है। अब ये सब करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या कि इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग 43% से गिर के 4% पहले आ कैसे गई। प्लेजिंग एक कंसेप्ट है जिसके जरिए कि कोई भी ओनर को जब पैसे रेज करने होते हैं मार्केट से तो अपने शेयर्स को प्लेज कर देता है। सिंपल भाषा में अगर इसको समझा जाए तो किसी को अगर पैसे चाहिए तो वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसे उठा लेता है बैंक से, या फिर सोना गिरवी रख के पैसे उठा लेता है। उसी तरह प्लेजिंग है कि एक मालिक अपने कंपनी के शेयर्स गिरवी रख के बैंक से पैसे उठा लेता है। अब प्लेजिंग में होता क्या है कि ऐसी बात नहीं है प्लेजिंग कोई बहुत बुरी चीज है, काफी कंपनीज करती हैं और 10 to 15% तक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट जब प्लेजिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल हो जाए तो होता क्या है कि शेयर वैल्यू पे इरोजन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आपने 10 लाख शेयर्स की वैल्यू की प्लेज कर रखी है तो आने वाले टाइम में अगर शेयर की वैल्यू गिरती है तो आपको ज्यादा शेयर्स प्लेज करने पड़ते हैं। और अगर शेयर की वैल्यू गिरनी शुरू होती है तो बैंक और या फिर और भी जो फंड्स है जिनके थ्रू आपने शेयर्स प्लेज करे थे वो भी उन शेयर्स को सेल कर देते हैं जिससे कि अपनी कॉस्ट रिकवर कर जाए, इससे पहले कि शेयर पूरा जीरो हो जाए। तो प्लेजिंग एक बहुत बड़ा रीजन था। तो जी ने बहुत सारे फंड्स रेज करे थे प्लेजिंग के लिए और ये फंड्स उसने अपने एक्सपेंशन और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए यूज और डिफरेंट ग्रोथ एस्पेक्ट्स के लिए अपने यूज करे थे। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप स्टेक देखें तो म्यूचुअल फंड का स्टेक मोर और लेस इसमें कंसिस्टेंट ही रहा है, बट जो एफपीआई शेयर होल्डिंग है वो एफपीआई शेयर होल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई है। तो जैसे जैसे प्लेजिंग के कंसर्न्स बड़े हैं वैसे वैसे एफपीआई शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई, क्योंकि इन्वेस्को ने 2018 में जब जी की प्लेजिंग बहुत हाई थी उस वक्त भी पैसा लगाया था। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बाकी बैंक्स या फिर बाकी इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने जी के शेयर्स ले रखे थे प्लेज, उन्होंने भी काफी सारे शेयर्स म्यूचुअल फंड से खास तौर में काफी सारे शेयर्स डंप करे हैं, जिसकी वजह से प्लेजिंग हमारी आगे जाके काफी कम हुई है। तो आखिर क्या जी इन्वेस्को में इश्यू किस बात का है? तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जो जी इन्वेस्को है उसके लिए तीन चीजें एक बहुत बड़ा इशू बन रही है। पहली बात है मिस्टर पुनीत गोयनका, क्योंकि इन्वेस्को के और मिस्टर पुनीत गोयनका कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि उनके आपस में इतने ओपनली एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी को लेके क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है ओपिनियन को लेके, डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ विजन जो वो जी को देखते हैं एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक टसल है, यानी एक डिफरेंसेस हैं जो आगे जाके दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इन्वेस्को एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा फंड है जिसने बहुत सारा पैसा लगाया बट उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में नहीं है, और ये शुरू से था। और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब आप इतना पैसा लगाते हो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हो तो नेचुरल सी बात है काफी शेयर होल्डर्स एक रिप्रेजेंटेटिव अपना बोर्ड पे चाहते हैं, बट इन्वेस्को ने ऐसा कभी करा नहीं। बट इन्वेस्को ने टाइम एंड अगेन ये कहा कि उसके इश्यूज है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिलेटेड टू थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड टू 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हालांकि उन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रेजिग्नेशन अपना ऑलरेडी दे दिया है, बट ये भी समझना है क्या इन्वेस्को की ये गलती थी कि उसने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में पहले बिठाने की सोची नहीं, जो वो अब ये इश्यूज फेस कर रहा है। ऑल ओवर ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में चल रहा है, और जिसकी वजह से जी का इवन दो स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर गया है, बट एक कह सकते हैं कि एक एम्बिग्विटी है कि आखिरकार जी की कमांड या जी को आगे हेड मिस्टर पुनीत गोयनका करेंगे या फिर इन्वेस्टको के अपॉइंटेड कोई और करेंगे। तो आखिरकार इन्वेस्टको चाहता क्या है? इन्वेस्टको चाहता है कि पुनीत गोयनका सीईओ की पोजीशन से हट जाए और 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए। अब इसके लिए इन्वेस्टको ने एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करी थी कि जिसमें एनसीएलटी ने डायरेक्ट करा था जी को कि वो ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाए और उसमें डिसाइड करा जाए कि क्या ये सब चीजें हो सकती हैं। उस पिटीशन को जी ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया है। रिसेंटली उसी टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर को चैलेंज करते हुए इन्वेस्टको ने डिवीजन बेंच में एप्लीकेशन फाइल करी है कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि इसको रिमूव करा जाए इंजंक्शन को,
और परमिशन दी जाए कि एक शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई जाए जिसमें कि ये सारे प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड करे जाएं, क्योंकि इन्वेस्टरों का कहीं ना कहीं कहना है कि इसमें शेयर होल्डर वैल्यू इरोड हो रही है। अब हमें यह भी समझना होगा कि जी प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग 4% है, इन्वेस्टरों के पास और उसके जो OFI चाइना के पास शेयर होल्डिंग 18% है, और मतलब एक तरह से जी 4% और पब्लिक शेयर होल्डिंग 96%। तो इन्वेस्टको 22 सितंबर को आगे हम देखेंगे जी सोनी की डील हुई थी, और उस डील के बाद से इन्वेस्टको का जो स्टैंड है वो और भी वर्बल हो गया है। तो इन्वेस्टको ने ये कहा है कि वो जी सोनी डील को इवैल्यूएट करेगा अच्छी तरह से, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि इन्वेस्टको की उसमें स्टेक की क्या वैल्यू रहेगी, क्या उसमें स्टेक रहेगा, उसके लिए भी क्लैरिटी नहीं है, बट जी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज है जिसकी वजह से कंफ्यूजन है कि क्या वो डील एक कह सकते हैं कैमोफ्लेज की तरह यूज करी गई है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टको और जी के बीच जो रिलेशनशिप है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिगार्डिंग थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वो काफी सोर रहे, काफी बुरे रहे पिछले 1-2 साल से। और या फिर ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बेस है अपने चीजों को रखने का, चीज कुछ और भी हो सकती है जो कि सामने किसी के नहीं आ रही। अगर हम सोनी की डील की बात करें तो जी बोर्ड ने 22 सितंबर 2021 को एक डील अप्रूव कर दी सोनी के साथ। ये नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब है जरूरी नहीं है दोनों कंपनीज इसको फुलफिल करें, जिसमें जी प्रोमोटर्स के पास एक ऑप्शन होगा कि वो अपना जो प्रोमोटर स्टेक है वो 4% से इंक्रीज करके 20% तक लेकर चले जाएं, और साथ ही साथ 2% इक्विटी इंक्रीज है जो जी प्रोमोटर को वो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये तो सोनी ही जानता है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी अभी इस डील के बारे में नहीं है, बट ये है कि ड्यू डिलिजेंस दोनों कंपनी से कंप्लीट करना है विद इन 90 डेज। अब 22 सितंबर को ये डील साइन हुई है, उसके बाद से कोर्ट केसेस और भी नॉट साइन। 22 सितंबर को एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इस डील को हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद से इन्वेस्टको और जी के बीच में और भी डिफरेंसेस आ गए हैं जो पब्लिकली ओपन है। अब जी और सोनी डील में ये होगा कि सोनी के पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डरशिप आ जाएगी, जिसके बाद और इसके साथ साथ जी को भी एक यानी एसएल ग्रुप को भी, सुभाष चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना स्टेक रेस कर सके। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे पहले मार्च या फरवरी में इस साल इन्वेस्टको ने ही खुद ही एक डील नहीं कह सकते, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी जी को कि वो रिलायंस के साथ अपना मर्जर कर सके। अनफॉर्चुनेटली वो भी डील आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि अगेन जी ग्रुप की ये डिमांड थी, मतलब जी ग्रुप या फिर कह सकते हैं प्रोमोटर्स की ये चाहत थी, जी ग्रुप गलत होगा कहना, प्रोमोटर्स की ये चाहत थी कि वो अपना इक्विटी स्टेक रेस कर पाए, जो कि इन्वेस्टको ने डिक्लाइन करा कि वो उसके फेवर में नहीं है, जबकि इन्वेस्टको ने ही उस डील का इनिशिएशन करा था बिटवीन रिलायंस एंड जी। तो क्या ये कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स की इंटरेस्ट इसमें कि उनका इक्विटी स्टेक इंक्रीज हो, जो कि इन लाइन नहीं है इन कंपैरिजन टू जो इन्वेस्टको चाहता है, और कहीं ना कहीं ये नहीं हो पा रहा था, तो जी ने सोनी के साथ डील करने की सोची, जिसमें उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपना स्टेक बढ़ा सके और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टको का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम कर सके। या फिर ये भी हो सकता है कि जी एक ऐसा कैमोफ्लेज क्रिएट करना, प्रोमोटर ग्रुप ऐसा एक क्रिएट करना चाहते हैं डाइवर्शन, जिसके चक्कर में जो रियल इश्यूज है जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर ये सब हो, मतलब कहीं हो जाए। तो ये सारे इश्यूज है जो कि अभी क्लैरिटी नहीं है, बट इस पूरे एपिसोड में इतना कह सकते हैं कि अभी ये कोर्ट में है, अभी क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ, अगर कमाया है तो शेयर होल्डर्स ने कमाया है। अगर आप जी के शेयर्स देखें आज भी 10 रुपए बढ़े हैं, तो 311 पहुंच गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शेयर वैल्यू तो बहुत इंक्रीज हुई है, बट जब तक इस डील के रिगार्डिंग कि जी और सोनी, क्या सोनी इसको परस्यू करेगा, इन्वेस्टको क्या स्टैंड रहेगा फर्दर, और कितनी आगे कोर्ट में ये बैटल जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्वेस्टको का स्टैंड लग रहा है, जिस हिसाब से प्रोमोटर ग्रुप का स्टैंड लग रहा है, ये मैटर ऐसा नहीं है जो कि इजीली सेटल हो। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस शेयर में और वैल्यू का इरोजन हो रादर देन इंक्रीज, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में चीजें सेटल इजीली होते हुए दिखाई नहीं देगी।
इसी से साथ ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा इनपुट हमारी तरफ से। आशा करता है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा